नमस्कार। आज हमारे पास ना विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। संतोष भौमिक की रचना गुप्त समय यात्री, अदृश्य खिलाड़ी के कुछ अंश। ये स्रोत ना वाकई एक अलग ही नजरिया पेश करता है। हाँ बिल्कुल, ये आम टाइम ट्रैवल कहानियों जैसा नहीं है। सही कहा। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, या कहूं कि उसका दावा है कि वो हमारे बीच ही रहता है। बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, लेकिन असल में वो गुप्त रूप से समय में यात्रा कर सकता है। कोई मतलब सुपर हीरो वाली बात नहीं, कोई दुनिया बदलने का मिशन नहीं, जो हम अक्सर देखते हैं ना कहानियों में। हाँ, ये बात इसे अलग बनाती है। फोकस व्यक्ति पर ज्यादा है, उसकी परिस्थितियों पर। तो आज हम इसी अवधारणा की तहों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस स्रोत के जरिए कि ऐसे छिपे हुए समय यात्री का जीवन वो कैसा होता होगा, उसके इरादे क्या हो सकते हैं, और सबसे दिलचस्प, उसने अपने लिए क्या नियम बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए इस अनोखी दुनिया में झांकते हैं जरा। जरूर। शुरुआत कहाँ से करें? पहचान से। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इस केंद्रीय पात्र की पहचान की। स्रोत ना इस बात पर बहुत जोर देता है कि बाहर से वो व्यक्ति बिल्कुल आम है। एक पंक्ति है जहाँ वो कहता है, दुनिया की नजरों में मैं एक साधारण इंसान हूँ, न कोई पहचान, न कोई बड़ा नाम। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पास वो ताकत है जिसकी कल्पना लोग सिर्फ विज्ञान कथा की किताबों और फिल्मों में करते हैं, समय यात्रा। ये जो गुमनामी है, ये साधारण दिखने की कला उसके वजूद के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और ये गुमनामी सिर्फ मतलब दिखावा नहीं है, ये एक जरूरत है, एक मजबूरी कह सकते हैं। स्रोत इसके कारण भी काफी साफ बताता है। सबसे बड़ा डर तो यही है कि अगर उसकी पहचान खुल गई तो शक्तिशाली संगठन या सरकारें वो उसके पीछे पड़ जाएंगी। अच्छा। वो शायद उस डिवाइस को या उस तकनीक को हासिल करना चाहेंगे जिससे वो यात्रा करता है, या फिर उसकी क्षमता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, जाहिर है। यानी ये सिर्फ पकड़े जाने का डर नहीं है, ये डर है अपनी अपनी आजादी खो देने का, शायद अपना अस्तित्व ही खो देने का। उसके पास समय पर नियंत्रण जैसी, मतलब एक तरह से असीम शक्ति है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे पूरी तरह अदृश्य रहना पड़ता है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। ये शक्ति और गुमनामी के बीच का जो तनाव है ना, यही कहानी के केंद्र में है। सोचिए, आपके पास ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की चाबी हो, लेकिन आप उसका जिक्र तक किसी से नहीं कर सकते। स्रोत इशारा करता है कि यह सिर्फ बाहरी खतरों से बचाव नहीं है, बल्कि शायद उस शक्ति को उसे संभालने का एक तरीका भी है। पूर्ण गुमनामी एक तरह का कवच बन जाती है। हाँ, और यही गुमनामी उसे उस भूमिका में ढालती है जिसे लेखक अदृश्य खिलाड़ी कहता है। यहीं पर ये अवधारणा और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। ये यात्री सिर्फ छिपता ही नहीं है, बल्कि उसने खुद पर एक बहुत सख्त नियम भी लगाया हुआ है कि वो सीधे तौर पर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी घटना को रोकेगा नहीं, किसी व्यक्ति को बचाएगा नहीं, इतिहास की धारा को मोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ देखेगा, समझेगा, सीखेगा। जी हाँ, और ये नेम बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसके पीछे की वजह भी बताता है, जिसे हम आमतौर पर बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, या हिंदी में कहें तो तितली प्रभाव। लेखक ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मूल विचार यह है कि अतीत में किया गया एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा दिखने वाला बदलाव भी भविष्य में अनियंत्रित और अप्रत्याशित रूप से बड़े परिणाम ला सकता है। मतलब अगर उसने किसी छोटी सी दुर्घटना को रोक दिया, तो हो सकता है भविष्य में कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, या किसी एक व्यक्ति की जान बचा ली तो शायद आने वाली पीढ़ियों का पूरा इतिहास ही बदल जाए। ये कल्पना ही डरावनी है। हाँ, स्रोत इसी डर की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ इतिहास बदलने का कोई किताबी डर नहीं है, बल्कि एक गहरा नैतिक बोझ है। यात्री शायद ये सोचता है कि उसके एक कदम से न जाने कितने अनगिनत जीवन प्रभावित हो सकते हैं, अच्छे या बुरे तरीके से, और उन परिणामों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर है, वो खुद। इसलिए हस्तक्षेप ना करना उसके लिए सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि इस भारी जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका भी है। तो ये अवलोकन बनाम भागीदारी का एक दिलचस्प मामला बन जाता है। उसके पास शक्ति है, वो देख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है, लेकिन उसने खुद को बांध रखा है। क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि इस नियम को बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा? क्या कभी लालच नहीं आता होगा हस्तक्षेप करने का? स्रोत सीधे तौर पर उसकी भावनाओं का मतलब बहुत विस्तार से वर्णन तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह से इस नियम पर जोर दिया गया है ना, उससे यह अंदाजा लगता है कि यह आसान बिल्कुल नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष होगा।
खासकर तब जब आप उन घटनाओं को देख रहे हों जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से रोकना चाहते हैं। ये सिर्फ एक बौद्धिक फैसला नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक चुनौती भी है। उसे पता है कि वो खेल का हिस्सा है, लेकिन उसे अदृश्य और निष्क्रिय रहना है। ये एक बहुत ही कठिन भूमिका है निभाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और इस अदृश्य रहने और हस्तक्षेप न करने के नियम के बावजूद स्रोत एक और परत खोलता है। वो बताता है कि यात्री पूरी तरह से निष्क्रिय भी नहीं है। वो कुछ गुप्त लाभ जरूर उठाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जानकारी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। सही कहा, स्रोत इस बात को मानता है। वो बताता है कि यात्री भविष्य की अपनी जानकारी का उपयोग अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और थोड़े आराम के लिए करता है। जैसे मान लीजिए, उसे पता है कि किसी रास्ते पर कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो वो उस दिन शायद दूसरा रास्ता चुन लेगा। अच्छा। या अगर उसे किसी शहर में आने वाले किसी बड़े संकट का, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा या दंगे, इसका अंदाजा है, तो वो समय रहते वहां से निकल जाएगा। और आर्थिक लाभ का भी जिक्र है ना, जैसे सही समय पर सही जगह निवेश करना। ये दिलचस्प है क्योंकि ये उसे थोड़ा मानवीय बनाता है, पूरी तरह संत नहीं। वो अपनी शक्ति का उपयोग खुद को सुरक्षित रखने और शायद थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर इतिहास को बदलने से बच रहा है। बिल्कुल, स्रोत इन व्यक्तिगत लाभों को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही यात्री के संयम पर भी जोर देता है। एक जगह वो कहता है, लालच मुझे अब तक निगल नहीं पाया। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उसे शायद इस बात का गहरा एहसास है कि अगर उसने इस शक्ति का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया, मान लीजिए अमीर बनने के लिए शेयर बाजार में बड़ी धांधली की या राजनीतिक शक्ति हासिल करने की कोशिश की, तो वो न केवल अपने अदृश्य खिलाड़ी वाले नियम को तोड़ेगा, बल्कि शायद उन अप्रत्याशित परिणामों को जन्म देगा जिनसे वो असल में बचना चाहता है। तो ये संतुलन बनाए रखना ही शायद उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो अपार शक्ति और उसका उपयोग करके लगभग कुछ भी हासिल कर लेने का प्रलोभन, और दूसरी तरफ परिणामों का डर और वो नैतिक जिम्मेदारी। ये लगभग हर उस कहानी की याद दिलाता है जहां किसी पात्र को असीमित शक्ति मिलती है। निश्चित रूप से अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शक्ति और भ्रष्टाचार के उस सार्वभौमिक विषय को छूता है जिसके बारे में हम सदियों से बात करते आए हैं। असीमित शक्ति चरित्र की कठिन परीक्षा लेती है। स्रोत ये दिखाता है कि ये यात्री इस परीक्षा से गुजर रहा है। हर पल वो छोटे मोटे व्यक्तिगत लाभ उठाकर शायद इस दबाव को थोड़ा कम करता है, लेकिन वो बड़ी रेखा को पार करने से बचता है। ये संयम ही शायद उसे गुमनाम और सुरक्षित रखता है। लेकिन हाँ, सवाल ये उठता है कि ये रेखा कितनी धुंधली है। क्या छोटे लाभ उठाते उठाते कभी बड़े लाभ का लालच नहीं आता होगा? स्रोत इस आंतरिक संघर्ष को महसूस जरूर कराता है। और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है जो स्रोत खुद उठाता है और जो शायद हम सबके मन में भी आता है कि अगर समय यात्री सच में मौजूद हैं तो वे खुद को सामने क्यों नहीं लाते? हम अक्सर विज्ञान कथाओं में देखते हैं ना कि ऐसे पात्र या तो अपनी पहचान उजागर करते हैं या किसी बड़े मिशन पर दुनिया को बचाने निकल पड़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इस स्रोत में यात्री का जवाब बिल्कुल अलग है और शायद ज्यादा यथार्थवादी है। वो कहता है कि जो वास्तव में समय यात्रा कर सकता है, जो इसके परिणामों और खतरों को समझता है, वो कभी सामने नहीं आएगा। उसकी दलील ये है कि दुनिया इस सच्चाई को संभालने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया तैयार नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या अराजकता फैल जाएगी? स्रोत इसी और इशारा करता है। जरा सोचिए, अगर ये खबर फैल जाए कि समय यात्रा संभव है और कुछ लोग इसे कर रहे हैं, सरकारें उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगी, है ना? धार्मिक समूह इसे शायद ईश्वर के इच्छा के खिलाफ मान सकते हैं। आम लोगों में डर और अविश्वास फैल सकता है। इतिहास बदलने की क्षमता का ज्ञान ही शायद समाज के ताने बाने को बिखेर सकता है। लोग अतीत को बदलने या भविष्य को जानने की कोशिश में शायद पागल हो सकते हैं। तो यात्री के अनुसार उसका छिपा रहना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि शायद दुनिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण दावा है। यहाँ ये विचार करना दिलचस्प है कि ये तर्क कितना परोपकारी और कितना स्वार्थी। क्या वो सच में मानवता को अराजकता से बचा रहा है, या मुख्य रूप से अपने अस्तित्व, अपनी शक्ति और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है? शायद दोनों का मिश्रण हो, लेकिन उसका अंतिम तर्क यही है कि उसकी गोपनीयता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो सामने आ गया तो वो अपनी ये अनोखी क्षमता खो देगा, या कम से कम इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पाएगा। और वो ये भी कहता है, जैसा कि स्रोत में उल्लेख है, मैं आज भी आपके बीच हूं, आपके शहर में, आपकी भीड़ में, शायद आपकी नजरों के सामने, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं सकते। ये विचार,
ये अपने आप में काफी बेचैन करने वाला है। ये कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक विचार से निकालकर एक संभावित वास्तविकता की तरह पेश करता है। बिल्कुल, यहीं पर श्रोत सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ये पाठक या श्रोता को अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या सच में हमारे बीच ऐसे अदृश्य खिलाड़ी हो सकते हैं जो इतिहास की घटनाओं को चुपचाप देख रहे हैं बिना हस्तक्षेप किए? ये दावा कहानी में रहस्य और शायद थोड़ी सिहरन भी पैदा करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक संभावना बन जाती है जिस पर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर हम संतोष भौमिक के इस पाठ से मिले मुख्य विचारों को समेटें तो क्या निकलता है? हमने एक ऐसे गुप्त समय यात्री की दुनिया की झलक देखी जिसका अस्तित्व अकेलेपन में डूबा है, जिसे अपनी पहचान हमेशा छिपानी पड़ती है। हमने उसके सामने खड़ी नैतिक दुविधाओं को समझा। वो हस्तक्षेप न करने का कठोर नियम, बटरफ्लाई इफेक्ट का गहरा डर और शायद कभी-कभी मदद करने की वो दबी हुई इच्छा। हमने ये भी देखा कि उसे लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी शक्ति के दुरुपयोग के प्रलोभन से लगातार बचना है, भले ही वो छोटे-मोटे व्यक्तिगत लाभ उठाता हो। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उसकी गहरी गोपनीयता के पीछे के जटिल तर्क को समझने की कोशिश की। उसका मानना है कि दुनिया इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं है और गुमनामी ही उसकी और शायद दुनिया की भी सुरक्षा है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक काल्पनिक फिर भी सोचने पर मजबूर करने वाले गुप्त समय यात्री के जीवन और नियमों का विश्लेषण किया है। हाँ, और ये सब हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है जो सीधे स्रोत से ही उबजता है और जिस पर शायद हम सब थोड़ा और सोच सकते हैं। पाठ ये दावा करता है कि ये यात्री हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं, अदृश्य खिलाड़ियों की तरह। अगर हम एक पल के लिए मान ले कि ऐसे व्यक्ति वास्तव में मौजूद हैं जो हस्तक्षेप न करने के इन कड़े नियमों के तहत जी रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या उनका सिर्फ मौजूद होना ही काफी नहीं है? क्या समय के आर पार उनकी यात्राएं, उनके अवलोकन, भले ही वे कोई सीधा हस्तक्षेप न करें, फिर भी अनजाने में सूक्ष्म अनदेखे प्रभाव डाल सकते हैं? जैसे पानी में कंकड़ फेंकने से लहरें उठती हैं ना, क्या उनकी उपस्थिति मात्र से ही इतिहास या भविष्य में ऐसी लहरें पैदा हो सकती हैं जिनका हमें कभी पता भी ना चले? इस पर हाँ, विचार किया जा सकता है।